Good afternoon, class. Today we are going to start chapter 9 Air, Water and Weather. तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे एयर, वाटर एंड वेदर। तो सभी बच्चे बुक भी अपनी साथ में रखें, ओपन पेज नंबर 80। साथ के साथ बुक का पेज नंबर 80 भी ओपन रखें आप। पेज नंबर 80, चैप्टर 9 एयर, वाटर एंड वेदर। तो बेटा इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें स्टेट ऑफ मैटर थी। तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या कहा था हमारा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो वाटर है वो लिक्विड में आता है और एयर किस में आएगी? गैसेस में आएगी। तो थोड़ा सा एयर और वाटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एयर के बारे में, वाटर एंड वेदर। ठीक है। वेदर होता है जो हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन है, उसको हम क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। एयर क्या होगी कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेस हैं, वो गैसेस का मिक्सचर मिलके क्या बनाता है? एयर। एंड वाटर, वाटर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, वॉशिंग के लिए, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, वो हमारा वाटर रहेगा। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों के डिटेल में पढ़ेंगे। और चैप्टर है हमारा नेचुरल फिनोमिना, कि नेचर के अंदर जो जो हमारे घटनाक्रम होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर? स्टेट whether the following statement are true or false। चलिए चेक करते हैं, क्या आप लोगों को इनके बारे में पता है? वी कैन नॉट सी एयर, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते, इट इज ट्रू। मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। ठीक है। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, विंड। तो स्टॉर्म क्या रहेगा आपका? ये फॉल्स रहेगा। स्टीम इज आल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। यस, सॉलिड लिक्विड गैसेस का जो चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा है कि जो वाटर वेपर होते हैं वो स्टीम ही होती है। वाटर को हम गर्म करें, उसके वेपर्स बन जाते हैं, उसको स्टीम बोलते हैं। तो स्टीम इज आल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। यस, इट इज ट्रू। वाटर इज मेड अप ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, वाटर दो गैसेस से मिलकर बनता है, एक उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और दूसरी हाइड्रोजन होती है। यस, इट इज ट्रू। तो ये भी ट्रू रहेगा। चलिए इस चैप्टर रीड करते हैं। Earth is surrounded by a layer of air called atmosphere। हमारी अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के चारों ओर एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं एयर की, और उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। सो ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ के चारों ओर एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, और इसको हम क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है। जिस तरह से अब सर्दियों के अंदर हम कंबल ओढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से हमारी अर्थ के चारों ओर एयर का ब्लैंकेट है। ठीक है, अर्थ ने भी एयर की फॉर्म में एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, जिसका नाम हम क्या रख देते हैं? एटमॉस्फेयर। सो अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के चारों ओर जो एयर की जो लेयर है, गैसियस की जो लेयर है, उसको हम क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेयर। सो वन वर्ड में कैसे लिख सकते हैं? वन लाइन में, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये हमें किससे बचाते हैं? सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ के पास ये एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ से जितनी भी रेज आती हैं वो सारी की सारी अर्थ पे आएंगी। सन से जो भी लाइट रेज आएंगी, हीट रेज आएंगी, हार्मफुल रेज आएंगी, वो कहाँ पे आ जाएंगी? अर्थ पे। और उसके अंदर हार्मफुल रेज भी होती है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, हार्मफुल रेज को अर्थ पे नहीं आने देता। और कौन सी रेज आती हैं? लाइट एंड हीट। बस सन से जो लाइट आती है और सन से जो हीट आती है वही हमारे तक पहुंचती है। बाकी की जो हार्मफुल रेज है उसको एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में एंटर नहीं करने देता। Hot, cold, windy, and humid weather conditions are caused by due to change in the atmosphere। एटमॉस्फेयर के अंदर जब चेंजेस होती हैं तो हॉट, कोल्ड,
विंडी एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन होती है। ह्यूमिड होता है कि जब एयर के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे रेनी सीजन होते हैं ना, रेनी सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, एयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, तो वो जो मॉइस्चर है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। विंडी, फास्ट मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। कोल्ड एंड हॉट, ये सारी की सारी कंडीशन किसकी वजह से होती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई चेंज आती है। तो एटमॉस्फेयर में जब चेंज आएगी तो ये सारी की सारी कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा एयर। एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस। एयर हमारे चारों ओर है, हर जगह पे है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते। यही ट्रू फॉल्स में आया था, वी कैन नॉट सी एयर, तो ये ट्रू रहेगा, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। बट हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी डेफिनेशन पढ़ी है हमने, बिल्कुल, ये मैटर की डेफिनेशन थी कि व्हाट इज मैटर। एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो एयर किस में आएगा, गैसेस की कैटेगरी में आएगा। सो गैसेस भी क्या थे, मैटर का पार्ट था। 3 टाइप के मैटर हमने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एयर कौन किस में आएगा, गैसेस की कैटेगरी में आता है। तो जो एयर है उसके पास अपना खुद का वेट होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह को घेरती है। एयर इज लार्जली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर सबसे ज्यादा किससे मिलकर बनी हुई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो सभी लिविंग बीइंग्स को जीवित रहने में मदद करती है, वो है 21%। दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% है। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 78 प्लस 21, तो ये 99 हो जाता है। सो 99% हमारे चारों ये दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर यही दो गैसेज पाई जाती है। बाकी की जितनी भी गैसेज हम जानते हैं वो 1% के अंदर आ जाती है। 1% में अदर गैसेज रहती है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वाटर वेपर है, चाहे स्मोक है, चाहे डस्ट पार्टिकल है, वो उस 1% के अंदर रहेंगे। सो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेज 1% में रहेंगी। Air is largely made up of nitrogen and oxygen. It contains 78% nitrogen and 21% oxygen. So सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन। परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालें 78%, ऑक्सीजन की परसेंटेज 21%। so दोनों परसेंट आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है एयर के अंदर, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है एयर में, 21%। द रिमेनिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ मेनी अदर गैसेज एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। रिमेनिंग पार्ट कितना रहा, 1%। वो 1% में अदर गैसेज आती हैं, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, एंड वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर है ये भी एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज द एयर। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड एयर। हॉट और कोल्ड एयर किस तरह से होती हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो फास्ट मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं। तेज हवाएं जब चलती है दैट इज नोन एज विंड। मूवमेंट ऑफ द विंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन। मूवमेंट ऑफ विंड, जो विंड है यानी कि फास्ट मूविंग एयर है, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो किससे अफेक्ट होगी, वो हीट ऑफ द सन से कितनी हीट किस पर्टिकुलर एरिया में आती है, वो जो चीज किसको अफेक्ट करती है, मूवमेंट ऑफ विंड को। व्हेन एयर गेट्स हीटेड बाय द सन, वार्म एयर एंड लाइटर एयर, it causes cool and heavier air to take place of warmer and lighter air। अब क्या होगा, जो वार्म एयर है वो तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, और उसका जो स्पेस एम्प्टी हो गया है, वो जो खाली स्पेस है उसको फिल करने के लिए कौन आएगा, हैवियर एयर। हैवियर एयर मींस कोल्ड एयर। कोल्ड एयर हैवियर होती है, वो नीचे की तरफ रहती है, उसकी हैवियर
एयर किसका प्लेस लेने के लिए आएगी? लाइटर वार्म एयर का। तो सन की हीट से जो एयर गर्म हो जाती है वो लाइट होके ऊपर की तरफ उठ जाती है, और उसकी जगह लेने के लिए, उसका प्लेस लेने के लिए कूल एयर आती है। और कूल एयर क्या होती है? वो हैवियर होती है। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड टू ब्लो। ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, साइक्लिक मीन्स बार बार रिपीट होने वाली, ये मूवमेंट लगातार रिपीट होती रहती है, और इसी से क्या बनता है? जो विंड है वो ब्लो करती है। यानी कि विंड का जो है मूवमेंट आती है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ब्लो करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। फॉर दिस रीजन द टेम्परेचर इज नॉट सेम थ्रू आउट द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की जो लेयर है, इस रीजन की वजह से वहां का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता। अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर इज नॉट सेम। जहां पे ज्यादा वार्म एयर रहेगी वहां पे टेम्परेचर हाई होगा, जहां की एयर कूल होगी वहां का टेम्परेचर लो रहेगा। सम लेयर आर वार्म एंड सम आर कोल्ड। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसमें से कुछ वार्म होती हैं, गर्म होती हैं, एंड सम आर कोल्ड, उसमें से कुछ कोल्ड होती हैं। और ये होता किस वजह से है? द हीट कमिंग फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आती है। तो ये थे बेटा हमारा हॉट एंड कोल्ड एयर, हॉट एंड कोल्ड एयर। लेट अस डू ए सिंपल एक्टिविटी। टू डू एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट हॉट एयर राइजेज अप। इसके लिए बड़ी सिंपल एक्टिविटी हम करेंगे कि हॉट एयर राइजेज अप, ये हम दिखाएंगे। ठीक है, सिंपली टेक अ बर्निंग कैंडल, ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू द साइड ऑफ द फ्लेम फास्ट। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक कैंडल को बर्न करेंगे और पहले हैंड को साइड वाइज लेके आएंगे उसके साइड में। नाउ ब्रिंग योर हैंड above the flame at some height as shown in a figure। अब हम हैंड को कहां पे रखेंगे? above the flame। तो भाई इसको ध्यान से करना है, फ्लेम कहीं हाथ पे ना लग जाए, ठीक है, इस तरह से। नाउ ब्रिंग योर हैंड above the flame at some height as shown in the figure। बी केयरफुल एज इट इज इंटेंसिवली हॉट above the flame। फ्लेम के ऊपर का जो रीजन है वो बहुत गर्म होता है। Conclusion: you will observe that the air by the side of the flame is not as hot as the air above it. This proves that hot air rises up. तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे या महसूस करेंगे, देखेंगे कि जो साइड में जब हमने हाथ किए थे तो वो इतना गर्म रीजन नहीं है एज कंपेयर टू द रीजन अबव द फ्लेम। कि फ्लेम के अबव का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, और साइड का जो रीजन है वो बहुत कम गर्म होगा कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्लेम के अबव जो एयर थी, कैंडल फ्लेम की वजह से जो वहां से जो हीट आई है, उस हीट से वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद द एयर राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठेगी, और उसके आसपास का जितना रीजन रहेगा अबव द कैंडल फ्लेम, इट बिकम्स वार्म, वो वार्म हो जाएगा, साइड वाइज में इतना वार्म नहीं रहेगा। ये बड़ी सिंपल एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे? हॉट एयर राइजेस अप, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एयर करंट, मींस लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। It is very important to understand the direction, different way in which land and water heat up and cool down। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है कि किस तरह से वाटर जो है और लैंड वो हीट अप होते हैं और कूल डाउन होते हैं। लैंड हीट्स अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर। जो हमारी जो धरती है, लैंड का जो एरिया है, वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गर्म होता है और उसी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग द डे हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द लैंड एंड वाटर बोथ।
दिन के टाइम में क्या होता है, जो सन की जो हीट है वो लैंड एंड वाटर दोनों को हीट अप करती है। सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, जो धरती है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड इज वार्मर देन द एयर अबव द सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लैंड के अबव जो एयर है वो वार्मर होगी एज कंपेयर टू द सी। द hot air being lighter rises upward and its place is taken by the cool air above the sea। अब लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो चुकी है और वो लाइटर है, तो हॉट एंड लाइट एयर जो है इट राइजेस अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब जो उसका जो प्लेस है वो किसके द्वारा ले लिया जाएगा, कूल एयर अबव द सी। जो सी के अबव जो एयर है वो कूल है। वो क्यों कूल है, क्योंकि जो लैंड है वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म है ड्यूरिंग द डे टाइम, विच रसेस टुवर्ड्स द लैंड। अब जो सी के अबव जो कूल एयर है वो कहाँ पे चलेगी, फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। दस विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम में जो कोस्टल एरिया पे जो एयर है वो कहाँ से कहाँ पे चलती है, फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, सी से लैंड की तरफ यानी कि समुद्र से धरती की तरफ चलती है। दिस इज कॉल्ड ऑनशोर और सी ब्रीज। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। so look at the diagram during the daytime। ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होगा, दोनों को कंपेयर कीजिएगा, एयर अबव द लैंड एंड एयर अबव द सी। एयर अबव द लैंड इज हॉट लाइटर एंड राइजेज अप, डायग्राम में भी दिखाया गया है। राइजिंग वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और जो सी के अबव है वो कौन सी एयर है, कूल एयर। सो कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स लैंड, लैंड की तरफ चलेगी कहाँ पे, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज। तो दिस इज नोन एज सी ब्रीज। रात के टाइम में इसका अपोजिट हो जाएगा। रात के टाइम में क्या होगा कि जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हुई थी तो वो ठंडी भी जल्दी से हो जाएगी। इट कूल डाउन फास्टर देन सी। तो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगी। जो एयर अबाउ द लैंड है वो तो रहेगी कूल, और एयर अबाउ ओशियन या एयर अबाउ सी बिकम वार्म एंड वार्म एयर राइजेज अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम एयर अबाउ द सी राइज अपवर्ड, तो डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और एयर अबाउ द लैंड कूलिंग एयर है, कूल एयर है। अब क्या होगा सिचुएशन कि कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स सी, फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी, दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज। इसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज या फिर ऑफशोर ब्रिज, लैंड ब्रिज और ऑफशोर ब्रिज। तो दो तरह की ब्रिज हमने लर्न करनी है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी। जो धरती है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगी एज कंपेयर टू सी। मीनवाइल द एयर अबाउ द सी इज स्टिल वार्म एंड इट राइजेज अप। उसी टाइम पे जो एयर अबाउ द सी है इट इज वार्म एंड इट राइजेज अप। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड rushes in to take place of the air over the sea। अब जो ठंडी हवा है वो लैंड से सी की तरफ चलेगी। दस विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट। नाइट टाइम पे जो तेज हवा है वो कहाँ पे चलेगी, फ्रॉम द लैंड टू द सी। दिस इज कॉल्ड एन ऑफशोर और लैंड ब्रिज। इसको हम क्या कहेंगे, ऑफशोर या फिर लैंड ब्रिज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, तो इसको बड़े ध्यान से लर्न करना है आपने। दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ, व्हाट इज सी ब्रिज एंड व्हाट इज लैंड ब्रिज। सो लुक एट द डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से करेंगे अब हम। तो डायग्राम से क्या हेल्प लेंगे, देखिए बड़ा सिंपल से वर्ड्स में आपको लिखना है। अगर बुक के अंदर से भी डिफिकल्ट लगता है तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। बिल्कुल डायग्राम को देखिए ध्यान से। ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम पे क्या होगा,
सन की हीट लैंड और सी दोनों को गर्म करेगी, बट क्योंकि लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगा और जो लैंड की अबव की जो एयर है इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। तो डायग्राम से क्लियर है, एरो अपवर्ड है बस। और जो एयर अबव द सी है इट इज कंपैरेटिवली कूल, लैंड के कंपैरिजन में वो कूल रहेगी। सो कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स लैंड। दिन के टाइम में जो सी के अबव जो कूल एयर है वो धरती की तरफ चलेगी, लैंड की तरफ चलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज। तो बड़ा सिंपल सा हुआ, द एयर मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड, मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज सी ब्रीज। और सी ब्रीज हमेशा दिन के टाइम में चलेगी, ड्यूरिंग द डे टाइम। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में कोई भी सनलाइट वहां पे नहीं है, तो धरती जितनी जल्दी से गर्म हुई थी उतनी जल्दी ही वो ठंडी हो जाती है। और वाटर गर्म होने में भी टाइम लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। सो रात के टाइम पे क्या सिचुएशन बनेगी कि जो एयर अबाउ द सी है इट इज कंपेरेटिवली वार्म, और वार्म एयर राइजेज अपवर्ड, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और जो एयर अबाउ द लैंड है ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट इज कंपेरेटिवली कूल, सी के कंपैरिजन में कूल रहेगी। सो रात के टाइम में क्या होगा, कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स सी, कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स सी एट नाइट टाइम। तो रात के समय में जो कूल एयर है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, उसको हम कहेंगे लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। तो इस तरह से अपने वर्ड्स में भी आप उसको लिख सकते हैं अगर बुक के वर्ड आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो डायग्राम को बड़े ध्यान से आपने प्रैक्टिस नोटबुक में भी ड्रॉ कर करके देखना है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनके डायग्राम तो आप बार बार बना के देखा करो, ठीक है, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो दिस इज द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो आज का टॉपिक ये था बेटा, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या आज हमने किया है। सबसे पहला हमने